हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एमटीएस हवलदार का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पेपर से पहले पेपर जैसा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पूरे 100 सवालों को देखेंगे और आप सभी का टारगेट इन 100 सवालों में से लगभग 85 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो साथियों, यहाँ से हम लोग अपनी तैयारी के लिए एक ही काम अच्छे से कर सकते हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उनको तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब हम अपने शिफ्ट में बैठेंगे तो वहीं से हमारे पेपर में सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस क्लास में जिस लेवल के सवाल आपके शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उन्हीं सवालों को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। पूरे 100 सवालों को देखेंगे। परीक्षा पास करने वाला आज का ये क्लास होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास को आप जरूर पूरा देखिएगा। ये पूरा 100 सवाल अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए। ओके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी शिफ्ट के लिए, उन्हीं सवालों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा समय की क्लास नहीं होगा क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। हमें पूरे चारों सब्जेक्ट को देखना है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो फटाफट एक एक क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ ना कुछ ये क्लास आपको कम से कम 10 से 12 नंबर तो आराम से दिला सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास में आपके लिए हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर का मेन हमारे पेपर में रहने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने केवल 6 पदक जीता था। भारत का नंबर 71वां नंबर था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का थीम क्या था? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का थीम क्या था? ध्यान रखेंगे, गेम्स वाइड ओपन था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी से ये सवाल पूछेगा कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का संस्करण कौन सा खेला गया था, तो आप कहेंगे 17वां संस्करण खेला गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 क्षेत्र फिल्म में किसे मिला था? दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में, वो भी क्षेत्र फिल्म में, किसे दिया गया था? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। नृत्य कला निधि अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? नृत्य कला निधि अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो नीना प्रसाद को किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से यूनेस्को सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो सातों यूनेस्को सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। EOS-09 मिशन 18 मई 2025 को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था? तो सातों EOS-09 मिशन 18 मई 2025 को किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था? PSLV C61 रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था EOS-09 मिशन को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत का नवीनतम व 43वां यूनेस्को धरोहर स्थल कौन सा है? बताएंगे। भारत का जो नवीनतम है और 43वां यूनेस्को धरोहर स्थल है, उसका नाम क्या है? तो मोइदम है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, मोइदम जो है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। तो आगे बढ़ने से पहले भाई, आप सभी का एसएससी के नए पैटर्न पे समझ लीजिए कि सिलेक्शन वाले प्रश्न आ चुके हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये स्पेशल ऑफर केवल आपके लिए होने वाला भाई। यदि आप एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम देंगे 4 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में, तो इसको बस पढ़ लीजिए। जीके जेएस कंप्लीट आपको मिलेगा भाई। जीके जेएस कंप्लीट मिलेगा, स्टैटिक जीके कंप्लीट मिलेगा, इंग्लिश कंप्लीट मिलेगा, करंट अफेयर पूरे 1 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलेगा, रीजनिंग कंप्लीट मिलेगा, मैथ्स कंप्लीट मिलेगा। यदि आपने इतना पढ़ लिया तो आपको एकदम आराम से परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता भाई। प्लस इसके साथ आप सभी को पूरे 40 टेस्ट हम देंगे
वो भी इस टेस्ट में पूरे 1000 क्वेश्चन होंगे, जो हम आपको जीके जिस कंप्लीट देंगे, स्टैटिक जीके कंप्लीट देंगे, इंग्लिश कंप्लीट देंगे, करंट अफेयर 1 साल के देंगे, रीजनिंग और मैथ देंगे, विथ डिटेल सोल्यूशन देंगे भाई, डिटेल सोल्यूशन। तो आप सभी को कैसे मिलेगा, इस नंबर पर आपको केवल मैसेज करना है, ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आपको मैसेज करना है, टीम आपसे बात करी, तुरंत आपको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि समय नहीं है। स्पेशल ऑफर मात्र आपके लिए हमने 100 रुपये कर दिया भाई, 100 रुपये में आपको पूरा इतना कोई नहीं देगा भाई, जो हम आपके लिए कर रहे हैं। आप मेरे स्टूडेंट भाई, आपके लिए भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कम है, लगभग आप सभी को मान के चलिए कि 8 से 9 हज़ार क्वेश्चन मिलेगा कंप्लीट, वो भी नए पैटर्न भाई। ऐसा नहीं कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के आपको दे दे, जो आपके पेपर में आए, जो आपके पेपर में आए भाई वो क्वेश्चन एसएससी के नए पैटर्न में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस नंबर आपको मैसेज करना, टीम आपको तुरंत पीडीएफ के रूप में देगी, प्लस आपको अलग अलग टॉपिक का मिलेगा। जैसे आपका हिस्ट्री की तैयारी नहीं है तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपका पॉलिटी तैयारी नहीं तो पॉलिटी पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स नहीं तैयारी तो इकोनॉमिक्स पढ़िए, स्टैटिक नहीं तैयारी तो स्टैटिक पढ़िए, करंट अफेयर नहीं तैयारी तो करंट पढ़िए। ऐसे आपको मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो सिलेक्शन आपका यहीं से होने वाला है भाई, मात्र 100 रुपया पे करिए और ये पूरा अपने पास मंगाइए। एसएससी कोई एग्जाम दे दीजिए 2026 का, ये आपके लिए होगा भाई, ठीक है। चलिए, तो जिनको चाहिए भाई तुरंत मैसेज करके तुरंत मंगा ले एग्जाम से पहले। 98वीं बाघ परियोजना कौन सी है, जो 58 नंबर की बाघ परियोजना है वो कौन सी है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तेलंगाना राज्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, दूसरा महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 की उपविजेता टीम कौन सी थी। तो साथियों, जो दूसरा महिला प्रीमियर लीग हुआ था यानी WPL हुआ था 2024 में, इसकी रनर अप टीम कौन थी, यानी उपविजेता टीम कौन सी थी। ध्यान रखिएगा, दिल्ली कैपिटल्स थी भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसने हराया था भाई, आप सभी को मालूम होगा, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने। किस फाइनल मैच, आप सभी ये पूछता है कि फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, तो अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। ये स्टेडियम कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 में न्यूजीलैंड ने किसे हराकर ट्रॉफी जीती थी, पहली बार जीता था भाई न्यूजीलैंड ने। 9वां जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप हुआ था 2024 में, न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराकर अपना पहला ट्रॉफी जीता, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, सुल्तान अजलान शाह कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, बताएंगे। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 से कहां पर आयोजित किया गया था, तो इपो मलेशिया में किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहां किया गया था। तो साथियों, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो गुवाहाटी असम में किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15, 2024 में किसने बिलियर्ड्स एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता था, बताइए। 2024 में किसने बिलियर्ड्स एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता था, कौन जीते थे भाई, ध्रुव सीतवाला जीते थे, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था। 112वां जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम शिखर सम्मेलन 2024 हुआ था, ये कहां पर किया गया था, तो भाई जिनेवा में किया गया, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, निम्नलिखित में से 2024 का हिंदी साहित्य भारती अवार्ड किसे मिला था, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके शिफ्ट के लिए भाई। 2024 का हिंदी साहित्य भारती अवार्ड किसे दिया गया, कृष्ण प्रकाश को दिया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 में क्वालिफायर मैचों का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, बताएंगे भाई। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं भाई आपके लिए पूरा कराएंगे, बस आपको डेली पूरा क्लास भी करना है, ओके। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 में क्वालिफायर मैचों का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, सना मीर को बनाया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था। 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, तो 67वां दिवस मनाया, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय मूल की महिला को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। किस भारतीय मूल की महिला को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, बताएंगे आप सभी। उनका नाम क्या था, लीला नायर को चुना था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन ये कहां पर हुआ था? तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 2025 इसरो ने अपने ऐतिहासिक 100वें NBS-02 उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है? 2025 इसरो ने अपने ऐतिहासिक 100वें NBS-02 उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया था? GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? सलमान खान बने थे। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस योजना को सर्वाधिक बजट प्रदान किया गया? केंद्रीय बजट 2025-26 में किस योजना को सर्वाधिक बजट प्रदान किया गया था? तो भाई PM गरीब कल्याण योजना को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन किया है? तो सोनमर्ग सुरंग पर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26। 2025 में 7 व्यक्तित्व को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। निम्न में किन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल भाई। 2025 में 7 लोगों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, लेकिन उनमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो शारदा सिन्हा को किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27। बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये गांधीनगर में किया गया। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 17वें पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 17वें पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने 29 पदक जीते। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और ओलंपिक में केवल 6वां पदक भारत ने जीता था, एक भी स्वर्ण पदक नहीं आया था। 71 नंबर भारत थी। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29। 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? बताइए, जो 97वां ऑस्कर अवार्ड हुआ था इसमें किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीत लिया था? तो अनुराग ने जीता था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30। बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई? बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना की घोषणा की गई थी? तो बिहार राज्य में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई नरेंद्र मोदी जी को किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी थी? बताइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक की बात करें तो भारत 105 नंबर की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 हार्ट लैम्प कन्नड़ उपन्यास के लिए किसे मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 हार्ट लैम्प कन्नड़ उपन्यास के लिए किसे दिया गया था? तो बानो मुस्ताक को दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34। रिखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? साथियों, रिखमपदा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताएंगे आप सभी। तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? ध्यान रखिए, गुग्गा नृत्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे प्लीज भाई, क्योंकि ये क्लास आपकी पूरे 15 फरवरी तक चलने वाली। आप जानते हैं कि MTS हवलदार का पेपर 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 15 ही फरवरी को समाप्त होगा। इस बार भाई बहुत जल्दी पेपर खत्म हो रहा है, नहीं तो एक 1-1.5 महीना लगता है MTS हवलदार पेपर को समाप्त होने में। इस बार कम फॉर्म भी तो अप्लाई हुआ है, 28 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। अगली बार तो लगभग 48-49 लाख फॉर्म अप्लाई होता था, लेकिन इस बार कम ही, इसलिए
आपका 10 से 12 दिन में पेपर समाप्त होने वाला है। बताएंगे आप सभी कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? तो भाई इडक्का है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? उर्मिला सत्यनारायण ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ये भरतनाट्यम की प्रतिपादक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चिथरई उत्सव किस राज्य में होता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? बताइए किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? तो साथियों याद रखिए जो पोंगल है जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आप सभी को याद होगा आर.के. षणमुखम चट्टी थे, आर.के. षणमुखम चट्टी थे, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। लेट बॉल, स्टोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? लेट बॉल, स्टोक बॉल और नो लेट ये किस खेल का हिस्सा है? तो स्क्वैश खेल का हिस्सा है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रैली बोलते हैं भाई, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 को। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? फुटबॉल विश्व कप का शुरुआत यानी स्टार्टिंग किस वर्ष में हुआ था? तो इसकी शुरुआत 1930 से हुआ है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? बताइए 1928 से लेकर 1980 के बीच में भारत ने कितने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे? तो 8 स्वर्ण पदक जीते 1928 से लेकर 1980 के बीच तक, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितने इंच होती है? क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितने इंच की होती है? तो 28 इंच की होती है। यदि गज की बात करेगा तो 22 गज होती है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। कहां पर प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो साथियों कहां पर पहले शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो ध्यान रखिएगा स्वीडन में किया गया था मेरे दोस्त, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट, और किस वर्ष की बात करेंगे तो 1976 में किया गया था, वर्ष भी याद रखिएगा भाई, पूछ देता है सवाल। इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रवि सुब्रमण्यम है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो पुणे शहर को, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उनके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है? कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उनके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है? तो भाई ग्रेनाइट है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा 1982 में किया गया था। तो उन्होंने 1983 में भाई वर्ल्ड कप जीत लिया था, इनकी कप्तानी भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर अपना पहला विश्व कप जीता था ना भाई, सी ऑप्शन, वो भी इंग्लैंड देश में। सबसे अधिक रन कपिल देव ने ही बनाया था भाई, 303 रन। मोहिंदर अमरनाथ को फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो साथियों राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1962 में की गई थी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना SDS को 2023 में किसके नए रूप में पेश किया गया था, यानी किस नंबर के रूप में नए के रूप में पेश किया गया था? बताएंगे आप सभी। तो स्वदेश दर्शन 2.0 के नए के रूप में पेश किया गया, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53।
भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो साथियों, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल इसमें? तो 15 से लेकर 35 वर्ष के आयु इसमें शामिल है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में गरीब परिवारों को सहायकी युक्त दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? तो साथियों, कौन सी सरकारी योजना भारत में गरीबी परिवार को सहायकी की युक्त दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? तो भारत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कराती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 को। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? तो साथियों, मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, तो सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कौन सा शहर था? तो ब्रह्मगिरी था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो गुप्त काल में मिलता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था? तो साथियों, गुप्त शासक कौन था जो घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था? आप सही बताएंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम बना था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद किस शासक ने कन्नौज की सत्ता संभाली थी? तो साथियों, हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद किस शासक ने कन्नौज की सत्ता संभाली थी? तो ध्यान रखिएगा, यशोवर्मन ने सत्ता संभाली थी कन्नौज की। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो साथियों, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो ये वैष्णव के अनुयायी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? बताइए, किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण कर लिया था? तो कुषाण ने धारण किया था देवपुत्र की उपाधि। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। तो वासुदेव थे कर्ण वंश के संस्थापक। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन थे? तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन थे? याह्या बिन अहमद सरहिंदी थे इसके लेखक। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा भाई, ओके। और आप लोग अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भाई, क्योंकि आपने स्लॉट जरूर बुक किया होगा कि इस डेट को मेरा एग्जाम है, आपको पता होगा, तो आप जरूर एग्जाम डेट बताइएगा, ओके। बलबन की उपाधि धारण किसने की थी? बलबन की उपाधि धारण की थी तो किसने की थी? तो उलूग खान ने की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले किया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों, सैयद वंश का पहला शासक कौन था? तो खिज्र खां था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की विलय की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की परिकल्पना की थी? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने भारत की विलय की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की परिकल्पना की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो साथियों, भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1915 में लागू किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69। शिक्षा पर उड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? शिक्षा पर उड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? बताएंगे आप सभी। तो ये 1854 में भेजा गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो साथियों भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? सभी बताएंगे भाई किसे माना जाता है? तो मैडम कामाजी को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में कहां पर हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में तो ताशकंद में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72। 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो साथियों 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये नागपुर में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो साथियों किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? द डेक्कन सभा की स्थापना किस राष्ट्रवादी द्वारा किया गया था? बताएंगे आप सभी। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया था? हेनरी लुई बिबियन डेरोजियो ने किया था यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस सन में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस सन में हुआ था? तो दोस्त मेरे 1907 में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों भारतीय संविधान में जो गणतंत्र की अवधारणा है किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये फ्रांस देश के संविधान से ली गई है जो गणतंत्र की अवधारणा है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बताइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 75 में की गई है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 80। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 29-30 है ये किससे संबंधित है? तो ये सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? आर्टिकल 323 किससे संबंधित है? ये किससे रिलेट करता है? लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट से संबंधित है जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 323 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 82। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? बताएंगे आप सभी। तो याद रखिए अनुच्छेद 166 है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विद्या की परिभाषा संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विद्या की परिभाषा संबंधित है? बताएंगे आप सभी। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंस वाले अनुच्छेद 110 में है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 84। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? तो याद रखिए 74वां संशोधन अधिनियम 1992 ने जोड़ा था। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 85 को। भारत सरकार ने FRBM यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो साथियों भारत सरकार ने FRBM अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? बताएंगे आप सभी। तो 2004-05 में लागू किया था जो FRBM अधिनियम है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 86। मौद्रिक भ्रम यानी मनी इल्यूजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी?
बताइए, मौद्रिक भ्रम मनी इल्यूजन की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो इरविन फिशर ने दी थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 87। आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? आप सभी बताएंगे। तो वर्ष 2022 में ही पेश किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 88। मुद्रा की पूर्ति की इन मापों में से किसे समाप्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है? तो साथियों, मुद्रा की पूर्ति की इन मापों में से किसे समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है? तो M3 को बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? तो साथियों, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग इनमें से कौन सा है? ध्यान रखिएगा, भेल है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 90 को। पीएम दक्ष योजना, इसके तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो साथियों, पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति जो प्रशिक्षु होते हैं कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो इसमें 3000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 को। किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया था? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? 1997 से लेकर 2002 तक चला था भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया? वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पे हावी हो गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना पे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो साथियों, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है? भारत में गरीबी रेखा का अनुमान किसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पर आधारित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे किस बेरोजगारी का नाम दिया जाता है या कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? बताएंगे आप सभी। तो दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 96। मौद्रिक नीति लिखत साधन इंस्ट्रूमेंट जिसे बैंक दर कहा जाता है, ये किसके अनुरूप है? मौद्रिक नीति लिखत साधन जिसे बैंक दर कहा जाता है, ये किसके अनुरूप है? तो सीमांत स्थायी सुविधा दर के अनुरूप है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 97। ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों, ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो ये करवे समिति के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 98। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो फेरा अधिनियम पेश किया गया। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 99 नंबर। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अरुंधति राय द्वारा लिखी गई पुस्तक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, तो लास्ट 100 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चैत्रुअल और फुलाइच निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? चैत्रुअल और फुलाइच ये किस राज्य का त्यौहार है? तो हिमाचल प्रदेश के त्यौहार हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, फाइनली 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बताइए कि आप सभी का इन 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको पूरे 100 क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हुए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो या न समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई। लगातार आपको अपने एग्जाम से पहले जो हम 4 से 5 क्लास प्रोवाइड करेंगे भाई, उससे अच्छे तरीके से तैयार करना है। आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे भाई, ठीक है। क्लास अपलोड होगी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 रिलेटेड, तो आप सभी को तुरंत मिलेगी। तो भाई आप खूब मेहनत करिए, रिवीजन करिए, जितना आप पढ़ें उसको रिवीजन करिए अच्छे से, ओके। यदि आप सभी के पास अभी कुछ समय तो
8-9 मॉक टेस्ट भी लगा ले लीजिए भाई, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन याद करेंगे। यदि आपके पास एसएससी CHSL का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीके और इंग्लिश, तो उसको पढ़ जाइए, क्योंकि वही सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपने खूब मेहनत किया है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल पेपर रिलैक्स में जाइए, टेंशन नहीं लेना है। पेपर इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, आप जो कि करेंगे अच्छे से। ठीक है, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।